विकास है, सॉरी जैव विकास के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट था पारिस्थितिकी, उसको लेंगे। कल हमने जैव विकास को कंप्लीट किया था। तो जो पारिस्थितिकी है उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि पारिस्थितिकी होता क्या है। एक बार अपन व्यू बनाते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे। तो देखिए जो हमारे सामने व्यू है उसकी पोजीशन ये है कि पारिस्थितिकी जो है वो हमारे सामने जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सजीव निर्जीव, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो जैविक और अजैविक, सजीव निर्जीव का मतलब होता है जैविक और अजैविक। जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर पारिस्थितिकी के अंदर, उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दो भागों में इसको बांट देते हैं। जो हमारे पास बायोटिक हैं, जैसे सभी जीव, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, ये सभी जीव हो गए हमारे पास बायोटिक। और एबायोटिक में जितने भी हमारे पास जो निर्जीव घटक है वो हो गए। इन सभी का जो संबंध है, बायोटिक और एबायोटिक का जो रिलेशन है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। और जो पूरा एक सिस्टम हमारे सामने जो बनकर आता है, संबंधों का एक तंत्र बनता है, एक नेटवर्क बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। एक होता है इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम। आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है आवाज। तो देखिए इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना, और इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। लोगस का मतलब है अध्ययन। तो इको का जब इको प्लस लोगस करते हैं, इसका मतलब हो गया पारिस्थितिकी का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन तो होता है इकोलॉजी, और बात करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र हमने बताया था कि सजीव और निर्जीव के बीच में भी बॉन्डिंग होती है। सजीव सजीव के बीच में, सजीव निर्जीव के बीच में, निर्जीव निर्जीव के बीच में भी बॉन्डिंग होती है। और इसी पूरी बॉन्डिंग को, इस पूरे नेटवर्क को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो कैसी बॉन्डिंग होती है, कैसा रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंस होती है, इसी का पूरा इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को कि पारिस्थितिकी का मतलब हम समझ रहे हैं कि जो सजीव सजीव के बीच में निर्भरता है, सजीव निर्जीव के बीच में निर्भरता है, और निर्जीव घटक हैं वो भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इन्हीं का पूरे का जो अध्ययन करेंगे वो हम करेंगे इस इकोलॉजी के अंदर। इस पारिस्थितिकी का जो मतलब है वो हो गया सारा रिलेशन। ठीक है, यहां तक डेफिनेशन आपको समझ में आई? डेफिनेशन है सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य अंतर क्रिया। अगर शॉर्ट में कहें तो सजीव तथा निर्जीव घटकों के मध्य अंतर क्रिया। और सजीव सजीव के बीच में हो सकता है, निर्जीव निर्जीव के बीच में हो सकता है, सजीव और निर्जीव के बीच में भी हो सकता है। ये जो रिलेशन है, निर्भरता है, इसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र हमारे सामने, इसके अंदर कुछ नाम है। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो इससे संबंधित कुछ नाम है, आप लोग थोड़ा सा रखना इनको मेमोरी में। नाम है वो ज्यादातर हमें याद ही करने होते हैं। तो ये कार्ल मोबियस है, इन्होंने जो पारिस्थितिकी हमारे पास है इस समय, उसको जैवासिकी कहा था। तो पहला नाम यही है हमारे पास, कार्ल मोबियस। दूसरे फॉवर्स ने इसको सूक्ष्म जगत कहा था, छोटी सी दुनिया, सूक्ष्म जगत, ये नाम दिया था फॉवर्स ने। उसके बाद है जो फ्रेडरिक हैं, इन्होंने इसे कहा था पारिस्थितिकी तंत्र। जो फ्रेडरिक रहे हैं, इन्होंने इसको पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम कहा था। उसके बाद है जो थिनेयान है, इन्होंने इसको जैव तंत्र कहा। उसके बाद है जो टेंसले हैं, इन्होंने इसको इकोसिस्टम नाम दिया। देखिए जो इकोसिस्टम है हमारे पास, जो अभी वर्तमान में जो प्रचलित है इकोसिस्टम, यह इकोलॉजिकल सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल जो सिस्टम ऊपर दिया था फ्रेडरिक ने इसका पूरा नाम दिया था इकोलॉजिकल सिस्टम। तो कुछ बुक में इस नाम को भी ले लेते हैं, और कुछ बुक में इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है पारिस्थितिकी, उसको भी ले लिया जाता है। वैसे ज्यादा प्रचलित ये पारिस्थितिकी है। ये पारिस्थितिकी जो शब्द है वो टेंसले ने दिया था, और ये जो शॉर्ट फॉर्म था, जो लॉन्ग फॉर्म था इकोलॉजिकल सिस्टम का, उसको इकोसिस्टम कर दिया। तो ये कुछ नाम है, आप लोग इनको याद रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर से आपके सामने ला रहा हूं, ये नाम रिकॉल करते हैं एक बार।
जैसे कार्ल मोबियस, जैवासिकी, पॉवर्स, सूक्ष्म जगत, फ्रेडरिक पारिस्थितिकी तंत्र, थिनेयान जैव तंत्र और टेंसले पारिस्थितिकी। कितने वैज्ञानिक हो गए? 5। 5 हो गए। पांचों याद कर डालो भाई, साथ साथ कर डाला करो ऐसी चीजों को रटने वाले को। एक है हमारे पास कार्ल मोबियस, पॉवर्स, फ्रेडरिक, थिनेयान, टेंसले। कार्ल मोबियस ने कहा था जैवासिकी, पॉवर्स ने कहा था सूक्ष्म जगत, फ्रेडरिक है पारिस्थितिकी तंत्र और थिनेयान है वो जैव तंत्र। इन नीचे 3 वाले तो आपको सामने ही है, मतलब आपकी डेली लाइफ में आपने देखा है। जैव तंत्र भी आपने नाम सुना होगा। तो फ्रेडरिक, थिनेयान और टेंसले, इन तीनों का नाम तो आपको है, क्योंकि फ्रेडरिक और टेंसले तो एक ही चीज है। फ्रेडरिक और टेंसले अलग अलग नहीं है, तो बस टेंसले ने उसको शॉर्ट फॉर्म करके नया नाम दे दिया। तो फ्रेडरिक का था इकोलॉजिकल सिस्टम, टेंसले का था इकोसिस्टम, बात एक ही होगी। थिनेयान ने कहा था जैव तंत्र, यहाँ भी ठीक है। अब ऊपर वाले 2 नाम बचे, तो सूक्ष्म जगत कहने वाले थे पॉवर्स और उससे ऊपर है जैवासिकी, कार्ल मोबियस। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। पूछ लेते हैं कई बार कंपटीशन में, वैसे रटने वाला सवाल है, यूजफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल भी कई पूछे जाते हैं कंपटीशन में जो हमारे मेमोरी बेस पे होते हैं। ठीक है, आगे चले। यस सर, हेलो, चलिए चलिए आगे सर। ओके। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। आपका जो नेक्स्ट में जहां से शुरू होता है पारिस्थितिक तंत्र, वो है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। देखिए, संरचना की बात करें तो संरचना के अंदर मैंने आपको कहा था कि 2 घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि जीवीय और अजीवीय। 2 घटक होते हैं संरचना के अंदर। इसकी संरचना की बात करें तो 2 घटकों से मिलकर यह पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है। कौन कौन से? जीवीय और अजीवीय। अब जैसे जीवीय की बात करें तो जीवीय के अंदर यानी कि जो सजीव होते हैं उसमें सबसे पहला जो घटक होता है वो होता है उत्पादक या स्वपोषित पादप। अगर सजीवों की बात करें और अगर इनके बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो निर्भरता है वो पादपों पर है। आधार है हमारी निर्भरता का, सभी जंतु पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो पहला हो गया हमारे पास जीवीय घटक के अंदर उत्पादक या स्वपोषित घटक। दूसरा है परपोषित घटक, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव। स्वपोषित का मतलब अपना भोजन स्वयं बना ले। तो हरे पौधे हैं, जितने भी पादप हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए उनको हम उत्पादक या स्वपोषित घटक कह रहे हैं। स्वपोषित का मतलब ये निर्भर नहीं है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक यानी कि भोजन बनाने वाले या स्वपोषित घटक यानी अपना पोषण खुद प्राप्त करने वाले जीव कहते हैं। दूसरे होते हैं जो इन पादपों पर या किसी भी जीव पर वो निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना पाते। ऐसा मत सोच लेना कि हम तो अपना भोजन डेली खुद ही बनाते हैं, वो भोजन बनाना नहीं होता। मैं बार बार इंडिकेट करता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। भोजन बनाने का मतलब ये है कि हम तो सारा भोजन चुरा के लाते हैं पादपों से। गेहूं, चावल, रोटी जो भी है, सब्जियां हैं, हेलो। ये हम लोग डिपेंड है दूसरे पादपों में। कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? हाँ सर। सर तो इसमें फिर मानव आ जाएगा परपोषित घटक में? हाँ, मानव और सभी जंतु, जितने भी जंतु इस पृथ्वी पे हैं पादपों को छोड़कर, वो सभी परपोषित है। कोई जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, सभी जंतु पादपों पर निर्भर है। ठीक है, ओके सर। तो पूरा जंतु जगत परपोषित घटक है। तो यहाँ पर पहला हो गया हमारे पास उत्पादक या स्वपोषित घटक, दूसरा हो गया जीवियों के अंदर परपोषित घटक। उसके बाद बात करते हैं जो परपोषित घटक है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है गुरु उपभोक्ता और दूसरा है सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता भी कह सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं गुरु उपभोक्ता। गुरु उपभोक्ता का क्लासिफिकेशन किया है। गुरु उपभोक्ता के अंदर कौन कौन से आते हैं, ध्यान से समझिएगा, सवाल यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और टेट या आपका जो दूसरा एग्जाम है, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसके अंदर इसमें से एक सवाल आता ही आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला है गुरु उपभोक्ता में। गुरु उपभोक्ता का मतलब बड़े जो जीव हैं, बड़े बड़े जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, बड़े साइज के हैं, उनको गुरु उपभोक्ता कह रहे हैं। इसमें सबसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता।
वे जीव जो भोजन के लिए सीधे पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एक लाइन में ही बात खत्म कर रहा हूं। वे जीव जो भोजन के लिए सीधे पादपों पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और ये शाकाहारी भी कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है शाकाहारी। जो अपने भोजन के रूप में पादपों से जो भोजन प्राप्त करते हैं ऐसे जीवों को शाकाहारी कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहेंगे। समझ में आ गया प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, कैसे पहचान लोगे? आप उस पर विचार करना, क्या खाता है। अगर वो घास फूस ही खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता ही होगा। गाय। अब आप अपने दिमाग में विचार लगा लेना, जो आपको नजर आ जाए वो सब गाय, बकरी, हाथी, शेर, है ना। शेर कैसे आ जाएगा सर इसमें? हाँ, ये देख रहा था, आप सो तो नहीं गए हैं, शेर नहीं आएगा। ठीक है, बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए। तो आप लोग मेरे से दूर बैठे थे, ऐसा नहीं हो कि मोबाइल चालू और झपकी ले जाए, ऐसा मत कर लेना ना। सर माइक ऑफ रखते हैं अपना, दिक्कत ये है। माइक ऑफ रखते हैं ना अपना हम लोग, इसीलिए। हाँ, इसीलिए अच्छी बात है, माइक को तो ऑफ करो पर मतलब झपके मत ले जाना ना। ठीक। हाँ। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब आपको क्लियर है? कोई एक जना मुझे फीडबैक दे दिया कीजिए। ओके सर। जी सर। जी सर। ओके। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक तो हो गया हमारा, प्राथमिक सभी शाकाहारी हैं। दूसरी बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उसके अंदर आप ध्यान से सोचिएगा, वे जीव जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। जो अपना भोजन शाकाहारियों को खाने के रूप में कर लेते हैं, यानी कि जो शाकाहारी हैं उनको जो खा जाते हैं वो द्वितीयक हो गए। और इनको मांसाहारी कहेंगे क्योंकि ये तो मांस खाने वाले हैं ना। ये तो उन सभी शाकाहारी जंतुओं को खा रहे हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी जीव भी कहते हैं। ठीक है। ओके सर। तो मतलब देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए। आपको जब नजर आ रहा है कि ये तो किसको खा जाता है, ये तो उसको खा जाता है, गिलहरी को खा जाता है, ये तो खरगोश को खा जाता है, ये तो गाय को खा जाता है, तो इसका मतलब है वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है जी। ओके सर। उसके बाद जी सर। नेक्स्ट है तृतीयक या उच्च उपभोक्ता। तृतीयक या उच्च, इसको हम समझेंगे वे जीव जो भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। द्वितीयक को, जैसे भेड़िया है, भेड़िया ने खरगोश को खा लिया और भेड़िया को शेर खा गया, तो खरगोश तो था प्राथमिक, भेड़िया हो गया द्वितीयक और शेर हो गया तृतीयक। ठीक है सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर। अच्छा, फिर से और सुन लो। जैसे खरगोश को खा गया भेड़िया। भेड़िया जानते हो? पता है, भेड़िया। जी सर। हाँ, तो वॉल्फ जो होता है, तो खरगोश को खा गया भेड़िया और भेड़िया को खा गया शेर। तो खरगोश तो हो गया प्राथमिक, भेड़िया हो गया द्वितीयक और शेर हो गया तृतीयक। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं। हाँ जी सर, ये शेर को भी तो खा सकता है, खरगोश को भी तो खा सकता है। शेर की हाँ। बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो खा हाँ सकता जी। है। जो तृतीयक वाला है वो प्राथमिक को भी खा सकता है, द्वितीयक को भी खा सकता है, लेकिन तृतीयक उसे ही जी सर। कहेंगे जो द्वितीयक को खाता हो। जी। वो भले ही खरगोश को खा रहा है, लेकिन अगर द्वितीयक को नहीं खा पा रहा है तो वो तृतीयक नहीं है। ओके सर। यहाँ पर हमें देखना होगा जो तृतीयक होगा वो तो मांसाहारी है। मांसाहारी में वो द्वितीयक को भी खा सकता है, प्राथमिक को भी खा सकता है। जी। ठीक, लेकिन उसने अगर द्वितीयक खा लिया है तो वो तृतीयक है, ना कि द्वितीयक। अच्छा। ओके, आगे चले। यस सर। सर द्वितीय वाला बता दीजिए। द्वितीयक का मतलब होता है कि जो शाकाहारी जीवों को खाता है केवल, जैसे हिरण को खा गया, या फिर मान लीजिए खरगोश को खा गया, या फिर टिड्डे को खा गया। टिड्डा होता है ना, पत्तियों को खाने वाला टिड्डा।
हरे रंग का जो टिड्डी आती है उसको अगर कोई खा गया तो वो द्वितीयक होगा। जैसे मेंढक है, मेंढक द्वितीयक है। मेंढक द्वितीयक इसीलिए है क्योंकि वो केवल प्राथमिक को खाता है। सांप। ओके सांप सर। नहीं, सांप तो तृतीयक हो जाएगा क्योंकि वो मेंढक को खा जाता है। द्वितीयक को हेलो खाने वाला तृतीयक कहलाता है। हेलो सर, हाँ जी। तृतीयक उपभोक्ता में सूक्ष्म जीव आ सकते हैं? नहीं बेटा, उसको हम आगे ले चल रहे हैं। ये जो गुरु उपभोक्ता है इसके अंदर सूक्ष्म जीव हमने नहीं लिए। सूक्ष्म जीव का हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया है अलग से। ठीक है। सर मांसाहारी तो इसमें भी आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में? हाँ जी, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हैं, लेकिन वो केवल प्राथमिक को ही खा सकते हैं, वो द्वितीयक को नहीं खा सकते। ऐसा मांसाहारी हो जो द्वितीयक को खा जाए वही तृतीयक में जाएगा। अच्छा। अगर वो द्वितीयक को नहीं खा सकता, मांसाहारी है लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता को नहीं खा पा रहा है, तो फिर वो द्वितीयक ही रहेगा। और मांसाहारी है, वो द्वितीयक को भी खा रहा है, प्राथमिक को भी खा रहा है, तो वो तृतीयक में चला जाए। ओके सर। ठीक है, आगे चले। हाँ सर, आगे सर चलिए। ये ठीक है डॉग और सर। कैट ये द्वितीय में क्या आएंगे ना, द्वितीय हाँ वाले में? जी, ये जो सर्वाहारी मैंने नीचे लिखा है सर्वाहारी, इन सभी को तृतीयक के अंदर डाल दिया। सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीयक। मतलब डॉग और कैट इसमें आएंगे तृतीय में? हाँ, ह्यूमन, डॉग, कैट डॉग तृतीयक तो में आ तृतीय जाएंगे। में सर्वाहारी। आएगा। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चले। ठीक है। ओके सर, पढ़िए। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के उपभोक्ता देखे हैं, गुरु उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक आपको क्लियर है, द्वितीयक आपको क्लियर है, बाकी सारे तृतीयक में आ जाएंगे। बचे हुए जितने भी हाई फाई है ना वो सब तृतीयक में। ठीक है जी। जी सर। ठीक है सर। उसके बाद है अपघटन करता। देखिए, पहला हमने जो परपोषी के अंदर देखा था वो गुरु उपभोक्ता देखा था, दूसरा है अपघटन करता। दूसरा क्या है हमारे पास? अपघटन करता। इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव आ जाएंगे जो आप बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। जी सर। हेलो हेलो। वो अब इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? जी सर। जो सूक्ष्म जीव है, जो दोबारा बता बैक्टीरिया दीजिए है, ये जो, अब। हेलो हाँ, सर, आप अपघटन अपघटन करता। करता। जी दोबारा बता दीजिए सर। ठीक है, देखिए हमने कहा था जो परपोषित है, परपोषित का मतलब भोजन के लिए जब दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, उनकी 2 कैटेगरी बना दी। एक तो गुरु उपभोक्ता, एक अपघटन करता है, या इसको सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं। यह जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं। अपघटन का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देते हैं। जो मृत या सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं अपघटन हो गया। उस जो बड़ा मटेरियल था उसका अपघटन करके छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट गया, तो इसको अपघटन करने का काम करते हैं बैक्टीरिया। जैसे एक एग्जांपल के लिए, कोई पालतू पशु मर गया, कुत्ता मर गया, गाय मर गई, कोई मर गई, आप उसको देखते हैं कि यहाँ पड़ी हुई है, और 2-4 दिन बाद देखेंगे तो उसके अंदर जितना भी जो प्रोटीन था, फैट था, उस पूरे का अपघटन कर देते हैं। यानी उसमें हड्डियां बचती हैं, बाकी सारा मिट्टी में वो मिला देते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कर देते हैं उसके, वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो ये क्या हुआ? ये अपघटन हुआ उसका, उस जीव का अपघटन हो गया, तो ये अपघटन करता कहलाते हैं। और आपको वहां पर कोई नजर नहीं आएगा, पता चलेगा 5 दिन बाद बस हड्डियां बची हैं, बाकी पूरा गायब, लेकिन कोई जीव वहां पर नजर नहीं आएगा क्योंकि वो सूक्ष्म जीव होते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उसका पूरे का अपघटन कर देंगे और आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो ये प्रकृति के सफाई कर्मी या अपमार्जक भी कहलाते हैं। सफाई कर्मी या अपमार्जक, क्योंकि प्रकृति की सफाई मतलब जहाँ गंदगी होती है उसे साफ कर देते हैं, सड़े गले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक? सर अपमार्जक इसीलिए बोला है ना, साबुन से रिलेटेड, मतलब अपमार्जक। साबुन से रिलेटेड ही है क्योंकि साबुन भी सफाई का काम करता है और ये भी प्रकृति की सफाई का काम करते हैं, इसीलिए इनको अपमार्जक कह दिया। उसी रेफरेंस में इनको अपमार्जक कहा था। हेलो सर। हाँ जी, सर कवक इसी के अंदर आ जाएंगे? हाँ जी, सूक्ष्म जीव सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, कवक और बैक्टीरिया दोनों आते हैं। ठीक है। चलिए आगे चले। यस सर।
उसके बाद बात करते हैं अजीवीय यानी एबायोटिक फैक्टर। इसके अंदर सबसे पहला है जलवायवीय कारक, क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनका अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए बात कर रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर सबसे पहला है जल। तो जल सभी जीवों को प्रभावित करता है। आप सहमत है या नहीं? सहमत है। जल के बिना जीवन नहीं है, ऐसा हमने सुना है, और सुना नहीं है, वो प्रैक्टिकली है चीजें। जल के बिना ना तो पादप जिंदा रह सकते हैं ना ही जंतु। तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो जल का और जीवों का सीधा सा संबंध है, और वो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कैसे कैसे संबंध है आप साइंटिफिकली बता सकते हैं। जैसे पौधा अगर प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो बिना जल के नहीं हो सकता। पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता। जब पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा तो जंतु खाएंगे क्या? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, वो भी जल का ऑक्सीजन होता है। तो जल के द्वारा हमें भोजन भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। अगर ये जल नहीं होता तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। तो ये तो पहला फैक्टर है जल, जिसका सीधा सा लिंक है सजीवों के साथ। अगर ये नहीं रहा तो सजीव का नामो निशान नहीं रहेगा। तो एक तो हुआ भोजन बनाने के लिए, दूसरा होता है हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। कल मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाई थी जिससे आप कह रहे इतनी डरावनी है। वो रिएक्शन बॉडी में होती है। वो रिएक्शन तभी संभव है जब मीडियम है वो एक्वस होना चाहिए, जलीय माध्यम होता है, तो उसमें वो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। ठीक है, ओके। पहला फैक्टर क्लियर हुआ। यस सर। दूसरा है ताप। तो ताप जीवों को प्रभावित करता है। आप देखिए टेम्परेचर जब घटता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारी डेली लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाती है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अगर हीट को हटा दिया जाए ब्रह्मांड से, तो ये पार्ट ऑफ एनर्जी है। हमारा बहुत सारा जो ऊर्जा का जो सोर्स है वो हमसे गायब हो जाएगा, और बिना हीट के हमें क्या मान लिया जाता है? मृत माना जाता है। हीट नहीं है तो ऐसा मान लिया जाता है। इसका राम नाम सत्य हो चुका है। तो हीट जो है वो प्रत्येक जीव के लिए कंपलसरी है। वो एक एनर्जी का सोर्स है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से ये जो ब्रह्मांड है वो क्रियाशील है। तो इसका भी डायरेक्ट लिंक है टेम्परेचर का। इसके साथ ही हम देखें अगर इकोसिस्टम को, तो टेम्परेचर हमारे पादपों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। गर्मियों के दिनों में फूल वाले पौधे नहीं लगते क्योंकि उनको कम तापमान की आवश्यकता है। वो उसके साथ में लिंक है, उनका बॉन्डिंग है। कम ताप के साथ ही वो अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। कुछ जो हमारे पास फल और सब्जियां हैं वो आप देखते हैं गर्मी के दिनों में ही आती हैं, बाकी दिनों में नहीं आ पाती। कुछ हाइब्रिड अब हमने तैयार कर ली, बाकी सब्जियां थी वो सीजनल थी। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फल फूल हैं, वो सब सीजनल मतलब टेम्परेचर द्वारा प्रभावित है। अगर टेम्परेचर द्वारा प्रभावित नहीं होते तो कोई से भी फूल फल कभी भी लगते। लेकिन जैसा पादप का नेचर है, जितने टेम्परेचर पर वो डेवलप करता है उतने टेम्परेचर पर ही करेगा। तो सीधा सा बॉन्डिंग होता है टेम्परेचर के साथ में पादपों का भी। ठीक है जी, आगे चलाएं। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ओके। उसके बाद है प्रकाश, लाइट। प्रकाश का सीधा संबंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रकाश के द्वारा ही होती है। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो आप समझ जाइए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा है हमारी जो आंखों की जो क्रिया है, एक्शन है, वो बिना प्रकाश के पॉसिबल नहीं है। बिना प्रकाश ऊर्जा के हम अपनी स्वस्थ आंखों द्वारा भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमारा लिंक है प्रकाश के साथ भी। इसी तरह से हम बात करते हैं वर्षा। पादपों को, वनस्पति जगत को सीधा सा प्रभावित करती है वर्षा। कभी थोड़ी सी भी वर्षा लेट हो गई या कम हो गई तो आप कहते हैं अकाल पड़ गया और हाहाकार जैसी स्थिति हो जाती है। तो जीवों का सीधा संबंध है वर्षा के द्वारा भी। इसी तरह से बात करते हैं आर्द्रता के द्वारा। आर्द्रता भी जीवों को प्रभावित करती है।
गर्मियों के दिनों में जब उमस होती है तो आप सभी व्याकुल हो उठते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर आर्द्रता पर ही आप खुश रहते हैं। उससे आर्द्रता अधिक होने पर, कम होने पर जीवन असहज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्द्रता भी जीवों को प्रभावित करती है, यानी इसके साथ भी बॉन्डिंग है। उसके बाद करते हैं मृदा। मृदा है वो मिट्टी की, यानी कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसमें जो ऊपरी परत की मिट्टी है उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ या फिर पोषक तत्व पादपों के लिए उसमें मिल जाते हैं। नेचर है वो उसमें मिला देता है, पोषक तत्व मिला देता है पादपों के लिए, जिससे उसमें पौधे उपजाऊ हो जाते हैं। जब मिट्टी के अंदर पोषक तत्व मिल जाते हैं तो उसी को मृदा कहते हैं। मिट्टी के अंदर आप मिट्टी के अंदर पोषक तत्व मिला दीजिए, कार्बनिक पदार्थ मिला दीजिए, तो वही क्या कहलाती है? मृदा। मृदा भी अलग से चीज नहीं है, मृदा एक मिट्टी है, लेकिन ऐसी मिट्टी है जिसमें पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, तो ऐसी मिट्टी को मृदा कहते हैं। और अगर मृदा नहीं हुई तो पादपों का विकास नहीं होगा। अगर उसके लिए पोषक तत्व नहीं मिले तो पादपों का विकास नहीं होगा, यानी मृदा का भी पादपों से सीधा संबंध है। उसके बाद है भू आकृति। तो भू आकृति भी प्रभावित करती है पेड़ पौधों को, वनस्पति को प्रभावित करती है। जैसी वनस्पति होगी उससे जीव प्रभावित होते हैं, सॉरी जंतु प्रभावित होते हैं। जैसी वनस्पति होगी उसी तरह का जंतु होगा। तो जो भू आकृति है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पानी कम है, कहीं रेगिस्तान है, जो भू आकृति है उसी तरह से वहां पर वनस्पति होगी। जैसी वनस्पति वसी तरह के वहां पर जंतु होंगे। तो भू आकृति भी जीव जंतुओं को यानी कि सजीव को प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ पर पहला फैक्टर देख लिया, जलवायवीय कारक। जलवायवीय जो कारक है वो जीवों को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक ठीक है? ये सारे फैक्टर जो जलवायवीय कारक है वो आपको समझ में आ गए? यस सर। पादपों को, जंतुओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सारे जलवायवीय। उसके बाद नेक्स्ट है अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उसमें दो चीजें तो कम से कम हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। इसके अलावा कुछ हो या ना हो वो कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन अगर दो चीजें नहीं है, कंपलसरी है, अगर दो चीजें नहीं है तो उसे कार्बनिक नहीं कहेंगे। डेफिनेशन एक बार फिर से मैं आपको व्यवस्थित करके बोल रहा हूं। कार्बनिक यौगिक और उसके जो व्युत्पन्न है, मतलब कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक हैं। और हाइड्रोकार्बन से बने हुए यौगिक जिनको मैं व्युत्पन्न कह रहा हूँ, डेरिवेटिव्स कह रहा हूँ, वो भी कार्बनिक है। यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई सा भी तत्व उसमें जुड़ा हो वो सब क्या है? कार्बनिक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं साहब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और कुछ है या नहीं है? ये तो हमें पता नहीं चलता। किसी पदार्थ पे लिखा तो होता नहीं है कि भैया इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और क्या है क्या नहीं है। ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। जो लोग अध्ययन कर लेते हैं पदार्थों का वो पता लगा सकते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बनिक होगा। लेकिन अगर सामान्य स्तर पर अगर हम बात करें तो वे पदार्थ जो जल जाते हैं, जिनका दहन हो जाता है, वे पदार्थ, सभी पदार्थ कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो जल जाते हैं, जिनके जलने से CO2 और जल बनता है, ऐसे पदार्थ सभी कार्बनिक है। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब्जी क्या है? कार्बनिक है क्या? कार्बनिक। कार्बनिक। रोटी? वो भी कार्बनिक। पानी? पानी। टेंशन में आ गए? उड़ जाता है। जल जाता है कार्बनिक है पानी। सर, कार्बनिक हुआ ना? कार्बनिक हुआ सर। उसमें कार्बन तो होती है। पानी जल जाता है? सर पानी में कब होता है? मैंने नहीं देखा पानी में कार्बन, कभी लिखा हुआ नहीं देखा पानी में कार्बन होता है कि नहीं। मैंने तो पानी देखा है। बताइए जल जाता है कि नहीं जल जाता? नहीं जलता सर, इवेपोरेट हो जाता है। अवस्था बदल देता है अपनी। अवस्था बदल देता है, वो कभी जलता नहीं है। उससे कभी CO2 नहीं बनेगी। मैंने कहा था जलने के बाद CO2 बने उसमें से।
तो CO2 कभी पानी में से नहीं बनती, उसकी केवल अवस्था बदलती है। जो पानी होता है लिक्विड फेज से वो गैसीय फेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो कभी नहीं जलता। तो नहीं जलता वो अकार्बनिक होगा, वो कार्बनिक नहीं होगा। वैसे तो आप पढ़े लिखे, आपको फॉर्मूला भी आता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं आता हो बच्चों को, छोटे बच्चों को जब हमें समझाना होता है तो बहुत, जब छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको स्टर्म से अगर उनको परिचित कराना है कि भाई कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, तो हो सकता है वो उतने सारे फॉर्मूला नहीं जानते, वो लौकी का सूत्र नहीं जानता होगा। तब जाके कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमें कोई सिंपल बेस लेना होगा, तो तब आप इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। बच्चा जानता है, इतना बच्चे को विवेक होता है कौन सी चीज जलती है कौन सी नहीं जलती। अगर उसे पूछा जाए सब्जी जल जाती है तो बता देगा सब्जी जल जाती है। पानी जल जाता है तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो, आप उसको क्लियर कर दें पानी का। लेकिन हमें तो इतना क्लियर होते हैं इस स्टेज पे कि पानी जलता नहीं है, पानी की केवल अवस्था बदलती है। तो क्लियर, अकार्बनिक पदार्थ वो होंगे जो नहीं जलते हैं, जो नहीं जलते हैं। जैसे नमक, नमक जल जाता है? नहीं जलता। नहीं चलता। हाँ, जला के देखना, कभी नहीं जलेगा। नमक नहीं जलता, लोहा नहीं जलता, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं वो सभी पदार्थ, जैसे चौक है उसको जलाए नहीं जलता, जो पदार्थ जलाने से नहीं जलते हैं वो अकार्बनिक। जैसे सल्फर को, गंधक को जलाएं तो जल जाता है। सर चीनी तो काला पड़ जाता है। क्या बेटा? चीनी, घी? सर चीनी तो जल जाती है। चीनी चीनी सर उसमें तो चीनी कार्बन जल होती जाती है। है, चीनी कहाँ है सर? वो चीनी जल कार्बनिक जाता है है, बेटा, काला पड़ जाता है। इसी में कार्बन चीनी होती कार्बनिक है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपके सामने एक और दिया, आपने शायद गौर नहीं किया, गंधक जल जाता है। गंधक, तो गंधक कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक? है ना, तो सर कार्बनिक होगा ये। कार्बनिक। बेटा गंधक से CO2 नहीं बनती, मैंने कहा जल जाए और CO2 भी बने। तो गंधक से, चूंकि गंधक सल्फर होता है तो SO2 बनता है, इसीलिए उसे कार्बनिक नहीं कहेंगे, है ना। जल भी जाए और CO2 बने, कुछ चीजें हमें, जैसे ये अपवाद स्वरूप आ गया हमारे सामने कि अकार्बनिक ये होते तो हुए भी सर जल रहा है। ये सूत्र देखने के बाद ही पता चलेगा सर, ये तो इसका कोई ऐसा नहीं है पहचान बाहर से। हाँ, सूत्र देखने के बाद तो बिल्कुल कंफर्म होगा, लेकिन जनरलाइजेशन कर सकते हैं, जनरलाइजेशन किया जा कैसे? सकता है, क्योंकि 99% जो यौगिक हैं जो जलने वाले हैं वो कार्बनिक है। इसीलिए दो एक के ऊपर हम उसको जनरलाइजेशन नहीं करें ऐसा नहीं होता, उसको हम अपवाद स्वरूप अलग कर लेंगे कि ठीक है भाई ये जल रहे हैं और उसके बाद भी इसमें से CO2 नहीं बन रही है, उसको अलग कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो पदार्थ हैं डेली लाइफ में जो यूज आते हैं, बच्चों के लेवल पे जो यूज आते हैं, अब आप सल्फर है या फास्फोरस, इसको आप डेली लाइफ में नहीं जलाते। तो और डेली भी लाइफ कोई में जो अपवाद बच्चों है को, सर? हाँ बस यही है, तो मेनली तो सल्फर और फास्फोरस। सर ये बेसिकली जो गंधक है ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में? सल्फर है बेटा, गंधक तो कॉमन लैंग्वेज जो है, और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसमें सल्फर कहते हैं। ओके। ठीक है। यस सर। तो अकार्बनिक यौगिक वो हो गए जो अभी मैंने कार्बनिक की डेफिनेशन बोली थी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन होना चाहिए। जिन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन नहीं है वो सभी कैसे हैं? अकार्बनिक है। ये तो बड़े लेवल की हो गई, और दूसरे लेवल पर आप बच्चों को है वो समझा सकते हैं डेली लाइफ में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे ही आप समझा पाएंगे। सीधे अगर आप कह देंगे भाई सूत्र ये, तो कितना बच्चा सूत्र याद रखेगा? छोटे लेवल पे इतने सारे सूत्र बच्चा रख भी नहीं पाता। आप काफी समझ पाओगे लेकिन इतने छोटे लेवल पे नहीं समझ पाते चीजें। तो ठीक है, आगे चल रहे हैं। अकार्बनिक पदार्थ हुआ, अजैवियम है। उसके बाद है वायु की गैसें। ये जो वायुमंडल है इसकी जो गैसें हैं इनसे जीव सीधा सा प्रभावित है। पहले पादपों की बात कर लें तो पादप इस वायुमंडल से CO2 लेता है और ऑक्सीजन भी लेता है और नाइट्रोजन भी लेता है। तीनों गैसें इस पादप के लिए जरूरी हैं। तीनों गैसें वायुमंडल से लेगा तो वायु की जो, और हमारे लिए भी आपको मालूम है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वायुमंडल से यानी वायु की गैसों से ली जाती है। तो वायु की गैसों का भी जीवों के साथ में सीधा संबंध है। उसके बाद है कार्बनिक, जो अभी हमने चर्चा कर ली।
कार्बनिक पदार्थ जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खनिज लवण तो कार्बनिक में चले जाएंगे। तो यहाँ तक विटामिन तक जो पदार्थ है वो हमें सीधा प्रभावित करते हैं। इन्हीं से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, इसी से पादप ग्रोथ करता है और इसी से जीवों का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी। तो अभी बात हमने की थी कि हीट को अंदर इसको देखा था, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा हमारे पास है और ये ऊर्जा हमें सीधा प्रभावित करती है। अगर ऊर्जा नहीं हो ब्रह्मांड में तो ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा। ये ग्रह, उपग्रह, हम, तुम, पादप, जंतु सब चलना बंद हो जाएंगे अगर एनर्जी को ब्रह्मांड से हटा दिया जाए तो एनर्जी का भी सीधा रिलेशन है। तो अगर हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो दो भाग नजर आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आपने देख लिए दो भाग है, उत्पादक और परपोषित और स्वपोषित। उत्पादक तो स्वपोषित हो गए, दूसरे हैं परपोषित। तो दो भागों में बांट दिया हमने किसको, जो जीवी है यानी सजीव है, और उसके बाद फिर जो परपोषित है उसके दो भाग बांट दिए, अपघटन करता है और गुरु उपभोक्ता। गुरु उपभोक्ता की भी हमने कैटेगरी की। इसी तरह से जो एबायोटिक जो फैक्टर है इसके हमने 5 भाग कर लिए। एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वायु की गैसें हैं, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ है और एनर्जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा इकोसिस्टम हुआ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। नहीं सर। हाँ जी, आगे चले या कुछ पूछेंगे इसमें मुझे? सर जलवायु वीय कारक इनको और क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर बेटा। अच्छा ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर आपने इसमें जो भू आकृति वाला पॉइंट बताया था हाँ जी। सर, अब इसे एक बार फिर से बता दें। अच्छा ठीक है। देखिए, भू आकृति का मतलब यह है कि कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियां, पहाड़ जिसको हम कहते हैं, कहीं पर समुद्र, कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर पठार, कहीं पर नदियां, ये भू आकृति चेंज है। अब जहां पर पहाड़ होगा ऊंचा वहां की वनस्पति अलग तरह की होगी। जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय की वनस्पति अलग, रेगिस्तान की बात करें वहां की वनस्पति अलग, किसी पठार की बात करें वहां की वनस्पति अलग। तो जैसे जैसे ये जो चेंज होती है भू आकृति, उसी के आधार पर यहाँ की वनस्पति भी होगी और उसी के आधार पर जैसी वनस्पति होगी उसी के आधार पर जंतु होंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भू आकृति है ये भी जीवों को प्रभावित करती है। इसका भी बॉन्डिंग है किसके साथ में? जीवों के साथ, भू आकृति का। ठीक है सर। ओके, अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। जो इकोसिस्टम है इसको हमने कई भागों में बांटने का प्रयास किया है, जो कंडीशन है उनको देखते हुए। पहला है हमारे पास जलीय तंत्र। पहला जो क्लासिफिकेशन हमने किया है इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम जल के अंदर हो सकता है। दूसरा है वो इकोसिस्टम स्थल पर हो सकता है। तो इकोसिस्टम के हमने 2 प्रकार कर दिए। एक तो इकोसिस्टम ऐसा जो जल के अंदर रहता है और एक इकोसिस्टम ऐसा जो स्थल यानी जमीन पर रहता है। हवा में तो इकोसिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं? हवा में इकोसिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि हवा में जीव नहीं पाए जाते। तो हमने 2 भाग बांट दिए, वो 3 भाग करते हैं। वैसे हमारे दिमाग में 3 भाग होते हैं, पाताल, आकाश और जमीन। आकाश को हटा दे तो 2 जगह पे तो जीव है, पाताल में और जमीन पर। तो वही पाताल वाला मतलब जलीय हो गया और स्थलीय हो गया जो जमीन वाले। अब जो जलीय है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो फ्रेश वाटर हो सकती है बॉडी और एक मेराइन वाटर बॉडी हो सकती है, यानी कि समुद्र के इकोसिस्टम हो सकते हैं या तालाब जो मीठा पानी है उसका इकोसिस्टम हो सकता है। ये दोनों अलग अलग होते। समुद्र का जो इकोसिस्टम होगा उसके जीव जंतु अलग तरीके के होंगे और जो फ्रेश वाटर है उसके जीव जंतु अलग तरीके के होंगे। तो जो जलीय वाला है उसके हमने 2 कैटेगरी कर दी। पहला है मीठे पानी के तंत्र और दूसरा है खारे पानी के तंत्र। खारे पानी का मतलब समुद्र और मीठे पानी का मतलब है झील और तालाब, नदियां भी ले सकते हैं इसमें।
नदियों में अगर पानी लंबे समय तक है तो वहां पर भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। जैसे चंबल नदी के अंदर एक इकोसिस्टम है, तो उसको हम फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी का तंत्र कहेंगे। तो जलीय तंत्र के हमने दो भाग कर दिए, एक तो हो गया मीठे पानी का तंत्र और दूसरा है खारे पानी के तंत्र। ठीक है, क्लियर है आपको? सर। हाँ उसके बाद स्थलीय की बात करें, स्थलीय के अंदर पहला है जंगल के तंत्र। स्थल में पहला कोई घना जंगल ले लीजिए, उसके अंदर शेर, भालू, चीता, हिरण इस टाइप के जीव पाए जाते हैं, तो वो एक अलग इकोसिस्टम है। वैसे जीव घास के मैदान में नहीं मिलेंगे आपको। घास के मैदान में मिलेंगे आपको टिड्डी, मेंढक, सांप, बाज ऐसे मिलेंगे, जबकि जंगल के अंदर मिलेंगे आपको हिरण, शेर, तेंदुआ, लोमड़ी और क्या कहते हैं भेड़िया, इस टाइप के मिलेंगे। तो ये दोनों तंत्र अलग अलग होंगे, जंगल का तंत्र अलग होगा, घास का तंत्र अलग होगा। तो पहला हो गया जंगल का तंत्र, दूसरा है घास के मैदान के तंत्र। घास के मैदान में भी आपको बताया मैंने, घास के मैदान में होंगे टिड्डी, कीट, इसके साथ में मेंढक, सांप, मोर, बाज, इस तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे घास के मैदान में। उसके बाद तीसरा है मरुस्थलीय तंत्र। एक सिस्टम जहां रेगिस्तान होता है, जहां रेत होता है, शुष्क जलवायु होती है, वहां के जीव जंतु अलग अलग होते हैं। वहां पर छिपकली, गिरगिट, सांप और जो कम जैसे लोमड़ी वगैरह इस तरह के जो जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। ज्यादा विकसित जीव नहीं मिलते रेगिस्तान में भी, जो शुष्क त्वचा वाले हैं, शुष्क आवास को सहन करने वाले हैं, वह जीव ही इसके अंदर पाए जाएंगे। तो यहाँ का जो इको तंत्र है उसको हमने अलग कैटेगरी दे दी। उसके बाद जो चौथा है वो है मानव निर्मित तंत्र। कुछ तंत्र मानव भी बना लेता है, जैसे खेत के अंदर आप देखते हैं कि वो पाए जाते हैं, टिड्डी हो गया, मेंढक हो गया, सांप हो गया, मोर हो गया, बाज हो गया। तो इस तरह का खेत के अंदर भी हो सकता है, इसको मानव निर्मित कह रहे हैं। या गार्डन के अंदर भी इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, एक अलग इकोसिस्टम बनाते हैं। तो चार भागों में हमने स्थलीय को बांट दिया, जंगल के तंत्र, घास के मैदान के तंत्र, मरुस्थलीय तंत्र और मानव निर्मित तंत्र। सर पक्षी किस तरह के अंदर आएंगे फिर? पक्षी ये घास के मैदान के तंत्र के अंदर आएंगे शायद, जहां तक। पक्षी हाँ सर। हाँ, पक्षी ज्यादातर घास के मैदान में आएंगे। अच्छा, ओके सर। और एक दूसरे में जा सकते हैं, मतलब इनका मेनली देखा जाता है कि मेनली कहाँ मिलेंगे, तो मेनली तो घास के मैदान में मिलेंगे पक्षी, लेकिन वो जंगल में रह सकते हैं। उसको ऐसा नहीं कह सकते तू जंगल क्यों चला गया भाई, हमने तो तुझे क्लासिफाइड किया था घास के मैदान में। शेर है, वो कभी कभी दौड़ता हुआ घास के मैदान में भी आ सकता है। उसको कोई खरगोश अगर घास के मैदान में दिख जाए तो उसके लिए आ सकता है। तो जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन मेनली उनका देखा जाता है, उनका जो नेचुरल आवास हैबिटेट है वो कहाँ है। जैसे मेनली क्लासिफिकेशन यही है, ठीक है सर। हाँ जी, मेनली ये हो गया आपके प्रकार में। अगर बात करें तो जलीय और स्थलीय। हाँ जी, कुछ और पूछ रहे हैं तो मुझे पूछ लीजिए इस टॉपिक पे। आगे चले। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे हैं ना उपभोक्ता, जो अभी हम बात कर रहे थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, वो एक बार एग्जांपल देख लो आप लोग, जिससे आपका दिमाग है वो थोड़ा सा और ओपन होगा। क्योंकि मैंने कहा था सवाल इसमें से ज्यादा आते हैं, प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, इसलिए इस टेबल को आपके सामने लाया हूँ। देखिए, पहले तो है इकोसिस्टम कौन सा है, जंगल वाला हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, समुद्र हो सकती है, झील हो सकती है। पहले तो आप इकोसिस्टम देखें। जंगल की बात करें तो वृक्ष होगा उत्पादक, खरगोश होगा वो प्राथमिक, सांप होगा वो द्वितीयक और बाज होगा वो तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे एक चीज, T3 तक तो आपने पढ़ा, लेकिन T4 और T5 और आगे बढ़ गया। इनको कहाँ क्लासिफाइड करेंगे, कहाँ रखेंगे? तो T4 और T5 को भी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रख लेना। जो द्वितीयक को खा जाते हैं वो तृतीयक होंगे। मैंने डेफिनेशन आपको की थी
जो द्वितीयक को खा जाते हैं वो क्या होंगे? तृतीयक। और सर ये सांप को तो मोर भी खा जाता है, तो दोनों सांप को तृतीयक मोर वाले खा हो रहा है तो जाएंगे फिर तो। सांप भी तृतीयक है और मोर भी तृतीयक रहेगा, क्योंकि सांप और मोर दोनों मेंढक को खा जाते हैं। इनको उच्च कह दिया। उच्च का मतलब सबसे ऊंचा यही है, तृतीयक। ये सुपर बॉस है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप मुझे। सर इसे टी से रिप्रेजेंट क्यों किया है उपभोक्ताओं को? टी से T1 कुछ भी दे सकते हैं। सर ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं। ट्रॉपिकल लेवल। सर ये ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। हाँ हो सकता है उसी से लिया हुआ, ट्रॉपिक लेवल से। ट्रॉपिक लेवल का पोषक स्तर नहीं। सर हाँ सर, हाँ सर, ट्रॉपिक लेवल का मतलब पोषक स्तर होगा। हाँ सर। हाँ तो फिर ठीक है, फिर ट्रॉपिक लेवल ही होगा ये। T1 T2 T3 T4 T5 ये हो जाएगा आपका। सर पहाड़ ये कौन से इकोसिस्टम में आएंगे? पहाड़, अब पहाड़ बेटा मैदान के रूप में तो हाँ। कम होते हैं, उसमें ज्यादातर जंगल पाए जाते हैं पहाड़ी एरिया पर, तो उसको जंगल के रूप में लेंगे पहाड़ को, क्योंकि जहाँ पहाड़ होते हैं वहां घने जंगल हो जाते हैं। मैदान के फॉर्म में नहीं हो सकता, पहाड़ होगा तो वो जंगल के फॉर्म में ही होगा। अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है पूरी की पूरी जंगल की फॉर्म में। ठीक है जी, आगे चले। सर ये पादप प्लवक और जंतु प्लवक क्या है? अच्छा देखिए, पादप प्लवक होते हैं तैरने वाले पौधे, और जंतु प्लवक होते हैं तैरने वाले जंतु। जैसे पानी के अंदर आप बात करेंगे, जो पानी तालाब के अंदर छोटे छोटे कीड़े पानी के अंदर तैरते रहते हैं, हाँ, जो छोटे छोटे कीड़े तैरते रहते हैं वो तो हो गए जंतु प्लवक, और छोटे छोटे पौधे भी पानी के अंदर तैरते रहते हैं, वो हो गए पादप प्लवक। ठीक है जी। जी सर। आगे चले। सर उसके बाद है हेलो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाएं, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उनको हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं लेके चल रहे हैं हम लोग। तो पहली क्रिया है इसके अंदर खाद्य श्रृंखलाएं, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो पहला जो क्रियाएं होती है वो होती है खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है डिटेल अभी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है इकोसिस्टम में। पहली क्रिया हो गई खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण। दूसरा होता है खाद्य जाल का निर्माण। जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं विभिन्न बिंदुओं पर, तो जाल बन जाता है जिसको हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ठीक है, इस पर भी आएंगे। उसके बाद बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर सजीवों के साथ में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है जो एक साइकिल की फॉर्म में होती हैं, जिसमें सजीव भी सम्मिलित होते हैं और निर्जीव भी सम्मिलित होते हैं। ये जो साइकिल है ये दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। सजीव भी इसमें शामिल होते हैं, निर्जीव पदार्थ भी शामिल होते हैं, और एक चक्र बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निर्जीव घटक है, लेकिन जंतुओं द्वारा वो उसमें इन्वॉल्व है सारे जंतु। तो जंतु इन्वॉल्व होंगे तो आप देख रहे हैं चक्र बनता है। हम डेली सांस लेते हैं फिर भी ऑक्सीजन घटती नहीं है। इसलिए नहीं घटती क्योंकि कहीं से रिलीज भी होती है और इसका एक साइकिल बना हुआ है। इसीलिए वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, ना तो वो घटती ना वो बढ़ती। इसी तरह से नाइट्रोजन भी है, वो 78%, क्योंकि उसकी भी साइकिल है। जितना कंज्यूम होता है उतना रिलीज भी होता है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उतना रिलीज करने वाले भी हैं। इसीलिए एक चक्र बन जाता है कंज्यूम और रिलीज का, जिससे जो मात्रा है वो स्थिर हो जाती है। तो ऐसे चक्र हम पढ़ेंगे अलग अलग पदार्थों के। उसके बाद नेक्स्ट है खाद्य पिरामिड। तो कुछ पिरामिड बनाए गए हैं, रिलेशन के पिरामिड हैं वो, कि कैसे संबंध को हम पिरामिड तो आप जानते हैं, आगे एक सिरा उसका नुकीला होता है और एक सिरा उसका चौड़ा होता है, आधार उसका चौड़ा होता है। तो
हम पिरामिड के द्वारा जीवों के संबंध की व्याख्या करेंगे, जिसको हम खाद्य पिरामिड कहेंगे। और खाद्य पिरामिड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भोजन की निर्भरता ही होती है एक दूसरे के लिए। इसको इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड भी नाम दिया है। खाद्य पिरामिड कह सकते हैं या इकोलॉजिकल पिरामिड भी कह सकते हैं। तो चौथा इसके अंदर ये पढ़ेंगे। पांचवा है इसके अंदर ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। जैसे अभी आपने ट्रॉपिकल लेवल देखा था, T1, T2, T3, T4, T5, ये लेवल आपने देखे थे। इन लेवल में एक से जब दूसरे में एनर्जी, जब भोजन लेता है एक जीव दूसरे जीव से जब भोजन लेगा तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी वो इसके अंदर अध्ययन करेंगे। कितना मात्रा में एनर्जी जाएगी दूसरे जीव में वो इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे पास 5 क्रिया है। जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें 5 तरह की क्रियाएं चलती हैं। 5 तरह की क्रिया का अध्ययन हम करेंगे। अब ये बताइए, इनको एक एक स्टडी आज शुरू कर दें या कल से करें? सर अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है 1:15 पर। ठीक है बेटा, तो इसको मैं इसीलिए नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप लोग इनको देख लेना, 5 को एक बार पढ़ लेना। मैं कल एक एक करके सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? जी सर।